हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमावत आपका अपने परिवार आशी वाले स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार टॉप क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है। मैं ये 30 क्वेश्चन है, सॉरी गलती हो गई थी। तो आज 30 क्वेश्चन देखेंगे। आप अपने स्कोर चेक करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अब पास आ चुका है, तो उसके लिए हमको तैयारी बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले हमको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो आप टॉपिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन क्लियर लगा पाएंगे, नहीं टॉपिक नहीं क्वेश्चन क्लियर, टॉपिक क्लियर नहीं है तो हम क्वेश्चन भी नहीं लगा पाएंगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका अगर टॉपिक क्लियर हुआ है उससे संबंधित, तो हम 1 सेकंड भी नहीं, क्वेश्चन को 1 सेकंड भी नहीं लगा क्वेश्चन का आंसर करने में। तो आपने अगर साबी नदी पढ़ रखी है, जो अंतर्राज्य जो भी ऐसा नदियों के बारे में आपने पढ़ रखा है, तो आप क्वेश्चन को इसमें देरी नहीं लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साबी नदी का उद्गम किस जिले में है? सीकर में, अलवर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा कि जयपुर है। जब साबी नदी का नाम आता है तो हमारे जयपुर का उद्गम स्थान आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये छोटी मोटी नदी हैं। आगे बात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यटक स्थान में स्वर्णिम पर्यटक स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, अलवर या बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, दिल्ली, आगरा, जयपुर या जयपुर, आमेर, दौसा? तो आपको सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि जो पर्यटक स्वर्णिम त्रिभुज है उसमें शामिल तो हमारे ये 3 ही आते हैं। में जो अपने पर्यटक स्वर्णिम त्रिभुज में तो दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? आना सागर झील, उमेश सागर झील, कोलायत झील या पंचपद्रा झील? आपको पता होगा निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? तो पंचपद्रा करेक्ट आंसर होता है हमारा। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसको जो पंचपद्रा झील है इसका उद्गम स्थान कहाँ है। उद्गम स्थान आपको बताना है कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बताओ, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जालौर में या जोधपुर में? तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में जैसलमेर ज़िले में है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी राइट आंसर होगा, बी हमारा जैसलमेर में है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखो, आपको मैंने कल बताया था चंद्रबरदाई ने जो कीर्ति लिखी उसका नाम क्या था? कवि चंद्रबरदाई की कीर्ति का नाम क्या है? तो पद्मावत, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, जयतन रासो? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। कवि चंद्रबरदाई की कीर्ति का नाम पृथ्वीराज रासो है। जो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वीराज चौहान को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो उपाधि आपको पता होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं इस पद्मावत के बारे में बता देता हूँ। 1540 में लिखे गए थे। 1540 में पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, जो भाषा थी वो अवधी भाषा में ही। अगर पूछ लिया जाए कि 1540 में दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो शेरशाह सूरी था दिल्ली का सुल्तान। तो पद्मावत नामक ग्रंथ लिखी थी। क्यों लिखी गई थी? क्योंकि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था। उसे मेवाड़ चित्तौड़ युद्ध कहते हैं। चित्तौड़ का युद्ध हुआ था जिसमें उसको 6 महीने तक वेट करना पड़ा और 6 महीने बाद उसको सफलता मिली थी। 28 जनवरी 1303 को उसने आक्रमण किया था मेवाड़ को, और 26 अगस्त 1303 को उसको सफलता मिली थी अलाउद्दीन खिलजी को। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज विजय के बारे में आपको कल मैंने क्वेश्चन बताया कि जयानक ने लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
आपको बताना है कि पृथ्वीराज चौहान की उपाधि क्या थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपको पता होगा लांगुरिया गीत किस मेले में गाया जाता है? जीण माता के, रामदेव जी के, तेजा जी के और कैला मैया के। या आपको पता होना चाहिए कि लांगुरिया गीत आपको सबने सुना होगा, लांगुरिया जरा पंप चला दे वो वाला। तो कैला मैया के, कैला देवी के गीत हैं ये हमारे लांगुरिया गीत जो गाया जाते हैं कैला देवी मैया के जागरण में गाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें डी करेक्ट आंसर होगा, इसमें डी करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बताना है, राखड़ी बोली निम्न में से कौन सी बोलियों का मिश्रण है? जो राखड़ी बोली है, रागड़ी, जो कौन सी बोलियों का मिश्रण है? मारवाड़ी या मेवाड़ का, मारवाड़ी या मालवी का, मालवी और हाड़ौती का, मेवाड़ी और मालवी का। तो आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रांगड़ी भाषा बोली है जो कौन सी बोलियों का मिश्रण है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा मारवाड़ी और मालवी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जो मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? जो मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को, जयगढ़ दुर्ग को या तो कुंभलगढ़ दुर्ग को? जो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। जो मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग इसमें करेक्ट आंसर होगा। हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग, इन दोनों दुर्गों का बारे में आपको बताना है। जूनागढ़ और जयदुर्ग के बारे में कमेंट बॉक्स में इसके जो निर्माणकर्ता कौन है, तो इसके कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको बता देता हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो इसके दुर्ग है जो महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसमें 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में इसमें एक कटारगढ़ का दुर्ग भी बना, इसके ऊपर मंजिल पर जो उसमें मेवाड़ के राजा शासन करते थे, वहीं से मेवाड़ के राजा शासन करते थे। 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में 37 में महाराणा राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था और 1540 में महाराणा प्रताप का, जय महाराणा, उसका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का 1540 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बाबा रामदेव का मेला कौन से मास में लगता है? चैत में, भाद्रपद में, फाल्गुन में, माघ में? जो बाबा रामदेव का मेला है वो कौन से मास में लगता है? तो भाद्रपद में लगता है बाबा रामदेव जी का मेला, भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। तो नेक्स्ट, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद को लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें यहाँ पे थोड़ी गलत टाइपिंग हो गई थी, तो आप भाद्रपद करेक्ट आंसर है ये वाला, तो आप लगा लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 10। आड़ सब संस्कृति का विकास हुआ था मारवाड़ क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, वागड़ क्षेत्र से। जो आड़ संस्कृति का विकास हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो मेवाड़ क्षेत्र से हुआ था आड़ सभ्यता संस्कृति का विकास। आपको बताना है कि मारवाड़ में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते थे, मेवाड़ में कौन कौन से, मेवात में और वागड़ प्रदेश में। मैं आपको इसका आपको बताना है, मेवात क्षेत्र का मैं इन 3 इसका बता देता हूँ, इन दोनों का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इन दोनों का आपको बताना है, मेवाड़ और मारवाड़ और मेवाड़ का, वो मेवाड़ का मैं बता देता हूँ आपको। उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली सिरोही का कुछ भाग आता है और इसमें वागड़ प्रदेश में डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जो एक कुर्जा है, कुर्जा, यह एक पक्षी है, यह एक फूल है, क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया था। हकीकत बात बता रहा हूँ, ये पूछा गया था मेरे खुद के राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कुर्जा क्या है? एक पक्षी है, एक फूल है, समुदाय है,
एक भाषा है। आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा एक पक्षी है, जो कुर्जा है एक पक्षी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है। तो आपको बताना है कि बागोर सभ्यता है उसका केंद्र किस जिले में, भीलवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है, बाड़मेर में है या बीकानेर में है। तो आपको बताना है कि बागोर सभ्यता का जो केंद्र है वो कहाँ पे है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता का केंद्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। जो किस संप्रदाय के अनुयायी, अगर आपने संप्रदाय पढ़ रखे होंगे तो आप ज़रूर बता पाएंगे कि जो धधकते हुए अंगारों पर कौन से संप्रदाय के अनुयायी नृत्य करते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकेंगे। अगर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें करेक्ट आंसर जशनाथी होगा। जो जशनाथी संप्रदाय के अनुयायी थे वो धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जो खानवा का युद्ध है किन किन के मध्य हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, इब्राहिम लोदी और शेरशाह सूरी के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य। तो आपको बताना है कि खानवा युद्ध किन किन के मध्य हुआ था और कब हुआ था खानवा युद्ध। तो मैं बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा। महाराणा सांगा 1527 में ये युद्ध होता है। आपको पता होगा कि इसमें किसने धोखा दिया था बाबर को, वो राणा सांगा को। सिलेदी तंवर ने इसको धोखा दिया था इसके कारण, क्योंकि बाबर राणा सांगा ने जो पद्धति अपनाई थी वो उसकी पद्धति अपनाई थी। कौन कौन सी पद्धति अपनाई थी, 2 पद्धति अपनाई थी। उसमें अपनाने के कारण जो राणा सांगा ने जो अलवर से किसने साथ दिया था, अलवर से साथ दिया था हसन खां मेवात ने। मैंने आपको कल क्वेश्चन बताया कि महाराणा प्रताप का जो सेनापति है उसका नाम क्या, हकीम खां सूरी था, उसमें हसन खां मेवात आया था। तो हसन खां मेवात के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर पूछ लिया जाए तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था, मार्च 1527 में। किन किन के मध्य, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें धोखा किसने दिया, तो राणा सांगा ने दिया था, राणा सांगा को दिया था सिलेदी तंवर ने, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आपको बताना है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों की संधि की थी। तो आपको बताना है कि मेवाड़ के जो किस महाराणा ने मुगलों की संधि की थी। इतिहासकार बताते हैं अगर राणा सांगा के और उसके महाराणा प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह न होते तो मेवाड़ की बात मुगल सत्ता का भी स्थापित नहीं होती। ये हकीकत बात है। अगर राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच अगर उदय सिंह नहीं होते तो मुगलों की सत्ता का भी मेवाड़ पर स्थापित ही नहीं हो पाती। तो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों की संधि सबसे पहले स्वीकार की थी। राणा सांगा ने, उदय सिंह ने, अमर सिंह ने, करण सिंह ने। आपको पता होगा 2 क्वेश्चन तो आपके वैसे गलत है, क्योंकि 1527 में महाराणा सांगा का भी कर ही नहीं सकते थे। महाराणा सांगा ऐसे थे 80 घाव लेकर भी, 80 घाव थे इनके शरीर पर और एक हाथ नहीं थी, आँख नहीं थी और एक हाथ नहीं था, तब भी इन्होंने मुगलों की संधि स्वीकार नहीं की थी। उदय सिंह भी नहीं करते, उदय सिंह ने नहीं की थी। उदय सिंह ने शेरशाह सूरी को चाबी दे दी थी मेवाड़ की सत्ता की, सबसे पहले की थी। अमर सिंह ने, अमर सिंह के बाद आता है करण सिंह। अमर सिंह था महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, तो इसने मेवाड़ के मुगलों की संधि की थी। मेवाड़ का महाराणा यही था जो इसने प्रथम मुगलों की संधि स्वीकार की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है। गोहिल, हम्मीर, भोज,
या बप्पा रावल। आपको पता होगा सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है? सबसे पहले जहाँ रावल रतन सिंह की जो 1303 में समाप्त हो जाती है, फिर उसके बाद अमीर ने सिसोदिया वंश का संस्थापक बनाया था। जो राणा शाखा का संस्थापक है वही यही है, अमीर सिसोदिया वंश या राणा शाखा, क्योंकि रावल शाखा 1303 में समाप्त हो जाती है। उसके बाद राणा शाखा आते हैं, अमीर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किराड़ू मंदिर कहाँ पर है? आपको बताना है जो किराड़ू मंदिर है जो कहाँ स्थित है, जोधपुर में, करौली में, बाड़मेर में, कोटा में। तो आपको बताना है किराड़ू मंदिर कहाँ पर स्थित है। किराड़ू मंदिर मैं बता देता हूँ, करेक्ट आंसर इसका बाड़मेर होगा। किराड़ू मंदिर है वो बाड़मेर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रामदेव के भोपे कौन से नृत्य करते हैं? जो रामदेव के भोपे हैं वो कौन से नृत्य करते हैं? 13 ताली या चरी या नेजा या गौरी। मैं आपको जो भी संप्रदाय के संबंधित है उसकी एक अलग से पीडीएफ बना दूंगा। उसमें एक तो हिस्ट्री होगी, पूरी टोटल थ्योरी होगी, थ्योरी के साथ साथ पेपर से पहले संप्रदाय, लोग, देवी देवता जितने भी दुर्ग है अपने, उनकी एक थ्योरी अलग से पीडीएफ के साथ, और उनके जो भी टॉपिक ख़त्म होगा उसके साथ फिर 100 क्वेश्चन। तो उसका आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मैं पेपर से 15-20 दिन पहले आपको उसको देख लेना, बस एक बार नज़र निकाल लें, वीडियो को देख लेना, बस उसी में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है जो रामदेव के भोपे हैं वो कौन से नृत्य करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा रामदेव जी 13 ताली के रामदेव जी के जो भोपे हैं वो नृत्य करते हैं 13 ताली पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जालोर क्षेत्र में कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जो जालोर क्षेत्र है वो कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। ढोल, गंवरी, गैर या घूमर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जालोर क्षेत्र के जो कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ढोल। ढोल हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, अब बताओ राजस्थान का भीष्म पितामह, भीष्म किसे कहा जाता है? जो राजस्थान का भीष्म है वो किसे कहा जाता है? आपको बताना है। कुंवर चोड़ा को, राणा मोकल को, राणा कुंभा को और राणा प्रताप को। आपको बताना है जो कुंवर जो भीष्म की उपाधि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चोड़ा को, राणा मोकल को, राणा कुंभा को या राणा प्रताप को क्यों कहा जाता है? तो आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा कुंवर चोड़ा। क्योंकि किस लिए कहा जाता है? जो इसके पिता थे महाराणा लाखा, उसने हंसाबाई से विवाह के लिए हंसाबाई ने एक ही शर्त रखी थी। जो उसके पिता थे राव चूड़ा, उन्होंने उनसे वादा किया था कि जो मेरा पुत्र बनेगा वही मेवाड़ का राजगद्दी पर बैठेगा। तो महाराणा कुंवर चूड़ा ये मालवा चले गए थे, वहाँ का शासक होगन शाह था। तो कुंवर चूड़ा को 3 उपाधियाँ दी गई थी, भीष्म पितामह, मेवाड़ का पितृभक्त और मेवाड़ का राम। पितृभक्त भी कहा जाता है, मेवाड़ का पितृभक्त और राजस्थान का भीष्म पितामह है। और कुंवर चोड़ा को राणा मोकल, ये राणा मोकल महाराणा लाखा के बेटे थे और महाराणा कुंभा इसके बेटे थे। मोकल की हत्या करा दी थी चाचा मेरा और मेहपा पवार ने इनकी हत्या कर दी थी, महाराणा मोकल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
आर्य सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, अजमेर में। तो आपको बताना है कि आहट सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो आपको बिल्कुल पता होगा, करेक्ट आंसर हमारी राजस्थान की जो झीलों की नगरी है वो उदयपुर है। तो उदयपुर में आर्य सभ्यता है, वो जो आर्य सभ्यता है वो किस जिले में है? तो हमारा उदयपुर करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हल्दी घाटी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी पड़ती कब है, कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजसमंद में हल्दी घाटी पड़ती है। राजसमंद में महाराणा प्रताप और बाबर अकबर के बीच हुआ था युद्ध, राणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किन किन के कब हुआ था ये युद्ध, सन आपको बतानी है, प्रताप और बाबर। महाराणा प्रताप और बाबर के बीच हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका पता होगा मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग हमारे जोधपुर में स्थित है। आपको पता होगा कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से जो 32 दुर्गों का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। उसे मेवाड़ का स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं महाराणा कुंभा को। और एक और कहा जाता है, और मेवाड़ का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणा सांगा के जो महाराणा कुंभा है उसके शासनकाल को मेवाड़ के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अथुरना कस्बा है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। जो अथुरना कस्बा है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो आपको ये बताना है कि अथुरना कस्बा राजस्थान के किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बांसवाड़ा होगा। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अथुरना कस्बा है वो किसके लिए फेमस है, इसलिए जो इसका बात हुई है अथुरना। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि अथुरना कस्बा राजस्थान के किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको इतना तो बता दिया मैंने कि बांसवाड़ा में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मीराबाई का जन्म स्थान है नाथद्वारा, मेड़ता, उदयपुर, जो चित्तौड़गढ़। मीराबाई का जन्म है वो कहाँ पर है? तो आपको बताना है। तो मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ था। जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, मेड़ता। मेड़ता में हमारे मीराबाई का जन्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में। जो कीर्ति स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कीर्ति स्तंभ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आपको बताना है कि तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जो तुंगा का युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था? 1787 में, 1785 में, 1781 में, 1789 में। तुंगा का युद्ध मैं बता देता हूँ, करेक्ट आंसर इसमें 1787 होगा। तुंगा का युद्ध 1787 में लड़ा गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किन किन के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28।
राज्य में संतरा उत्पादन के में अग्रणी जिला, मतलब जो भी राजस्थान में संतरा उत्पादन है वो किस जिले में है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़। तो राजस्थान का संतरा उत्पादन में अग्रणी जिला है वो आपको बताना है, तो झालावाड़ इसमें करेक्ट आंसर होगा। हमारा संतरा में जो राज्य का उत्पादन अग्रणी में जिला है वो है झालावाड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ने 29 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 73वें संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, पीवी नरसिम्हा राव। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? तो राम सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या प्रताप सिंह। तो आपको बताना है कि किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, ये वाला। राम सिंह द्वितीय के समय आपको बताना है कि जयपुर को किस कारण गुलाबी रंग से रंगा गया था। कौन आया था ऐसे भारत में जो गुलाबी रंग से रंगा गया था? तो आज की वीडियो का यही अंत करते हैं। कल हम 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने राजस्थान के 1000 से ऊपर 1000 प्लस क्वेश्चन कवर करने हैं। एग्ज़ाम से पहले और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो उससे भी ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा 3-3.5 क्वेश्चनों तक की। तो आपको बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो आज की वीडियो इतनी। जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे रहना, अपने परिवार को अच्छे रखना। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।